एक तो प्रदेश में जाटों को आरक्षण दिया जाए, दूसरा प्रदेश का बंटवारा किया जाए। हमारे साथ कई बार जयंत चौधरी जी, शीश रामोड़ा जी, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह साहब और आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी। फिर अचानक कुछ राजनीतिक मोड़ हुआ और ये तय हुआ कि चुनाव के नजदीक पहला किस्सा यही है कि जाट को आरक्षण दिया और खत्म हुआ, नहीं जिसको आरक्षण मिल गया चल ही रहा। जो खुद सत्तासीन है, जो सरकार में बैठे, उन्हें कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय जयंत चौधरी जी की जहां तक बात है, वो सरकार का हिस्सा है, वो सरकार में बात कर सकते हैं। आदरणीय संजीव बालियान जी भी सरकार में बात कर सकते हैं। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर से सांसद हरिंदर मलिक जी मौजूद हैं। पिछले काफी दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर हम बात करें मुजफ्फरनगर में, जाट आरक्षण को लेकर एक मुहिम फिर से छिड़ गई है। लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारा हक है और हम इसे लेकर के रहेंगे। हम देख रहे हैं कि अलग अलग गांव में पंचायतें हो रही हैं और 30 मार्च को सिसौली में एक बड़ी महापंचायत होने वाली है, जिसमें सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को वहां पर बुलाया गया है और मंच साझा करके किस तरीके से इस समस्या का हल किया जाए, क्योंकि ये पिछले लंबे अरसे से एक मांग है खासकर जाट समाज की कि भाई उन्हें भी केंद्र में आरक्षण मिलना चाहिए। तो सांसद जी से हम बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका स्टैंड है, पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, जो भी जाट नेता हैं, सभी को वहां पर आमंत्रित किया जाएगा। एक नाम सांसद जी का है, एक नाम सांसद रहे और पूर्व मंत्री मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान जी का है, और एक नाम जयंत चौधरी जो कि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनका भी नाम चल रहा है कि उनको भी बुलाया जाएगा और वहां पर सभी साथ में बैठ कर के बातचीत करेंगे और आगे का एजेंडा सेट करेंगे। तो सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सांसद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जाट आरक्षण को लेकर? एक बार फिर से मुहिम जो छिड़ती दिखाई दे रही है, क्या इस पर आपका स्टैंड है? देखिए, जहाँ तक आरक्षण की बात है, जिन लोगों को इसकी जानकारी है, हम तो शुरुआत से इस आरक्षण के आंदोलन में जुड़े रहे और उत्तर प्रदेश में 14 जुलाई 1994 या 95 में, मेरी तारीख तो याद है, सन में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, 2 गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत हुए थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। मैं और स्वर्गीय हमारे बड़े भाई प्रोफेसर किरणपाल सिंह दोनों एमएलए थे, दोनों ने किए थे। कौन सा किसने किया था मैं कंफ्यूज हूँ। एक तो प्रदेश में जाटों को आरक्षण दिया जाए, दूसरा प्रदेश का बंटवारा किया जाए। ये 2 गैर सरकारी संकल्प प्राइवेट बिल हमने प्रस्तुत किए थे। इस विधानसभा भंग हो गई थी, शायद ये 96 की बात है, 95 की। तो फिर वो हाउस में चर्चा तो नहीं हो पाई थी, पर हाउस का पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग बन गए थे। सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत की। फिर लंबे समय 96 में हम प्रदेश का बंटवारा और जाट आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहे। उसके बाद विरोधाभास के बाद कुछ राजनीतिकरण भी इसका हुआ। ये राजनीतिक फैसले हैं। उसके बाद ये जब राम प्रकाश गुप्ता जी मथुरा आए, तो मथुरा के हमारे साथियों ने, इसमें सरदार सिंह जी थे और चौधरी लक्ष्मी नारायण थे, जो अब भी मंत्री हैं भाजपा में, उनसे राम प्रसाद जी से वहाँ चौ साहब की मूर्ति का अनावरण करने आए थे। उन्होंने घोषणा करा ली उनसे और यूपी में जाट को आरक्षण मिल गया। उसके बाद केंद्र में लंबी लड़ाई चली। हम लोगों का साथ दिया एक क्षेत्रीय ग्रामीण अधिकारी परिषद थी, जिसमें जाट अफसर थे और हम उन्हें नमन करते हैं, उन लोगों को बड़ा सम्मान करते हैं आज भी उनको,
कि ना तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला था क्रीमी लेयर के कारण, परंतु उन्होंने हर तरह से मदद की हम लोगों की आंदोलन में। हम लोगों को बताते रहे, लिखत पढ़त का भी किया काम किया। केंद्र के आरक्षण में कुछ समाज सेवी जुटे, जिसमें कई लोग थे, मेरठ के थे, आगरा के थे और मुजफ्फरनगर के भी थे। कई लोग जुटे, नोएडा के थे बेचारे, जो लोग सहयोग करते रहे। दिल्ली के भी लोग थे। आरक्षण की लड़ाई में हम लोग दर्जनों बार प्रधानमंत्री से, सामाजिक न्याय मंत्री से और गृह मंत्री से मिलते रहे। हमारे साथ अक्सर जो हमारा प्रतिनिधिमंडल होता था, मैं, विजेंद्र सिंह, पंकज मलिक एमएलए और दीपेंद्र हुड्डा, हम तो परमानेंट थे। हमारे साथ कई बार जयंत चौधरी जी, कई बार सोमपाल शास्त्री जी, जयप्रकाश हरियाणा जेपी एमपी साहब, वो भी, जेपी भी हमारे साथ परमानेंट था। और कई बार हम लोग मिलकर के अनुरोध किया। 3 हमारे बड़े नेता थे कास्ट के, जो सत्ता के करीब थे उस समय, स्वर्गीय शीशराम ओड़ा जी, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह साहब और आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी। इन लोगों ने ऊपर सीधी बात की। पहले हम लोगों का तय हुआ था कि एक बड़ी मीटिंग मुजफ्फरनगर में करेंगे, राहुल जी या सोनिया जी उसमें आएंगे, हम मांग करेंगे। एक अलीगढ़ में करेंगे, वहाँ मांग करेंगे। फिर एक बड़ी मीटिंग रामलीला ग्राउंड में करके आदरणीय सोनिया गांधी जी और आदरणीय मनमोहन सिंह जी जाएंगे, वो वहाँ घोषणा कर देंगे। ये सब तय हो गया था। फिर अचानक कुछ राजनीतिक मोड़ हुआ और ये तय हुआ कि चुनाव के नज़दीक ये घोषणा की जाएगी। हम लोग उससे सहमत नहीं थे। हम सब ये जान रहे थे कि पहले करोगे तो हम आपकी थैंक्स की मीटिंग करेंगे फिर, और पार्टी को लाभ मिलेगा। खैर चलिए, फिर ये हुआ और वो चुनाव के दिन हुआ, उसमें आरक्षण मिल गया। फिर कुछ लोगों ने पोस्टर बाजी शुरू की, होर्डिंग बाजी शुरू की, वो अलग विषय है। परंतु एक षड्यंत्र के तहत जो वर्तमान भाजपा सरकार है, इन्होंने आरक्षण समाप्त कर दिया। शायद पहला किस्सा यही है कि जाट को आरक्षण दिया और खत्म हुआ नहीं, जिसको आरक्षण मिल गया चल ही रहा उसका। एक हरियाणा में जो हुआ जाट आरक्षण को लेकर, वो बड़ा दुखदाई है। आज भी कुछ लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। सरकार उनके मुकदमे भी वापस नहीं कर पाई। और करें क्यों? पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के चेहरे ने खड़ा होकर के ये कहा था, मैं हरियाणा से लठ राज को खत्म करना आया हो। और 2 बार पूछा था, भाइयों बहनों समझ रहे हो लठ राज का मतलब? और फिर घोषणा की कि हम यहाँ नॉन जाट राजनीति करेंगे, और वो कर रहे हैं और हम विरोध नहीं कर रहे। तो फिर भाई ये राजनीतिक फैसले हैं। जहाँ तक सिसोली का मामला है, सिसोली में कुछ लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं पंचायत। हम लोग उनको प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने कुछ काम किया। अब कैसे करेंगे वो देखा जाएगा। यही देखिए अपने आप में सवाल है, क्योंकि देखिए पहले सत्ता क्या है कि भागीदारी बदलती रहती है, कभी कोई सत्ता में रहता है, कभी कोई विपक्ष में रहता है। लेकिन जो पहले जो जिस तरीके से आपने भी बताया कि भाई आरक्षण तो चालू कर दिया गया था, हालांकि वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो खारिज कर दी गई, लेकिन अब जो ये माहौल बन रहा है, और जैसा कि आपने जिक्र किया कि पिछले दिनों हमने बीते वर्षों में देखा कि जिस तरीके से हरियाणा में आंदोलन हुआ, अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति होती है कि भाई आंदोलन यहाँ पर होते हैं, तो जो पार्टियाँ हैं,
पहले आपके साथ थीं, आज सत्ता के भीतर हैं, और कुछ कारणों में हम देखते हैं कि जो बीजेपी की ही बात करें तो उन्हीं के नेता हैं, अगर संजीव बालियान जी हैं वो ऐसा कहते हैं कि भाई देखिए ये हरित प्रदेश बनना चाहिए, और जबकि पार्टी के दूसरे नेता हैं उनका ऐसा कहना है कि अगर हरित प्रदेश बन गया तो ये तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। किस तरीके से समन्वय बिठाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, राजनीति में मुझे 48 साल हो गए जी मेरे पर लफ्फाजी नहीं आती। पहले तो मैं एक एक बात का जवाब दूँ। आदरणीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो चर्चा करते हैं, जी न्यायालय हमेशा तथ्यों के आधार पर फैसले किया करते हैं, जी और भारत की न्यायपालिका बहुत मजबूत है और भारत की सेना बहुत मजबूत है। सेना का शौर्य न्यायालय का फैसला आलोचना के काबिल नहीं है। जैसे तथ्य सरकार ने प्रस्तुत किए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, तथ्य नहीं प्रस्तुत किए गए, सरकार ने जानबूझ करके साक्ष्य नहीं दिए और जाटा का आरक्षण समाप्त कराया। नंबर 2, जहाँ तक इसकी आपने चर्चा की ये प्रदेश बंटवारे की, प्रदेश बंटवारे में कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है। अरे प्रदेश सरकार एक प्रस्ताव कर दे कि भाजपा का राज है, प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दो, केंद्र में भाजपा का राज है, केंद्र उसे स्वीकार कर ले तो बन गया प्रदेश अलग। इसमें कहाँ आंदोलन की जरूरत है? आंदोलन तो हम करते हैं, विरोध पक्ष के लोग, सरकार को सुनाने और जगाने के लिए। जो खुद सत्तासीन है, जो सरकार में बैठे, उन्हें कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तक इसकी मामला है तालमेल बिठाने का, देखिए मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। अगर किसी की भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा है तो वो रखे, अपनी स्वतंत्रता है, आदमी कहीं कहीं रह कहीं कोई रहता है। तो निष्ठावान जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान साथी हैं, उनसे मेरी अपेक्षा है कि पहले वो अपनी पार्टी को तैयार कर ले यार। काहे को आंदोलन करवाते हो? आंदोलन में जिसकी जान चली जाएगी कौन जिंदा करेगा? जो जिंदा बचेगा उसको मुकदमे लग गए, उसे कौन मुकदमा मुक्त करेगा? हम इसीलिए तो आंदोलन करते हैं कि सरकार सुन ले, जो सरकार का भाग है तो खुद ही सरकार में कह लें। और एक बात और मैं आपको बताऊं तालमेल की, अगर मन साफ हो तो तालमेल बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप ताज्जुब करोगे, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से लक्ष्मी नारायण चौधरी मिनिस्टर थे 96 में, और सरकार का हेलीकॉप्टर होता, मैं भी समाजवादी पार्टी में था और किरण पाल सिंह भी समाजवादी पार्टी में थे, विजय सिंह राणा भी समाजवादी पार्टी में थे। हम दो उस हेलीकॉप्टर में होते थे। जब उसका प्रोग्राम होता था प्रदेश बंटवारे का या जाट आरक्षण का, हम लोग पार्टी सीमा से ऊपर उठ कर के बहुत बार साथ साथ रहे हैं, साथ साथ चले हैं, परंतु मन साफ थे इसलिए साथ साथ चले। उद्देश्य एक था, उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, और अगर उद्देश्य पवित्र होगा तो साथ साथ चलने में किसी को आपत्ति नहीं होती। पर अब मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं वो सड़क की बजाय सरकार में बात करें, और सरकार में बात करके समस्या का समाधान करें। हम तो उनकी जय बोल देंगे, मारा गया। देखिए बड़ी चर्चाएं क्योंकि इसी बात को लेके चल रही हैं। जैसे कि मैंने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि 3 नाम जो कि एकदम टॉप में चल रहे हैं, एक नाम आपका है, एक संजीव बालियान जी का है, एक जयंत चौधरी जी का है। भाई वही तो बात है, अब जो लोग हैं सभी देखिए जाट नेता हैं, लोग बड़ी आशा ये लगाए हुए हैं कि भाई अगर कोई कुछ करेगा तो ये ही कर सकते हैं। अब सभी देखिए अलग अलग पार्टी से हैं, तालमेल आपने तो कह ही दिया कि मन साफ है तो बिल्कुल हो सकता है। आपको आशा है कि ऐसा उनके द्वारा भी हो सकता है? मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, आदरणीय जयंत चौधरी जी की जहाँ तक बात है, वो सरकार का हिस्सा है जी। वो सरकार में बात कर सकते हैं। आदरणीय संजीव बालियान जी भी सरकार में बात कर सकते हैं। अब ये दिक्कत आती है, कह कबीर कैसे निभे केरा बेरी को संग, जे डोलत हित आपने तिनके फाटत अंग। अब बालिया हम बोलेंगे तो हम सरकार की आलोचना करेंगे, हम सत्य कहेंगे
कि सरकार ने गलत तथ्य दिए, कमजोर तथ्य दिए, इस दिन माननीय न्यायालय ने इसलिए फैसला हमारे प्रतिकूल दिया, क्या ये उसे स्वीकार कर पाएंगे? क्या ये लठराज खत्म कर दूंगा, नॉन जाट राजनीति हरियाणा में होगी, उसको स्वीकार कर पाएंगे? क्या हरियाणा के नौजवान जो जेल में पड़े हैं उनके मुकदमे वापस कराने की वकालत कर पाएंगे? मैं नाम किसी का नहीं लेता, जो भी साथी भाजपा के हैं, अब हम तो स्टेज पे ही बात तो कहेंगे जी। तो उन्हें सुनेंगे या हल्ला होगा? तो देखिए, पहले मैं अगर ये कहूं, एक महात्मा के पास एक आदमी अपने लड़के को लेके गया, महाराज मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, गुड़ छुड़वा दो उसका। उसने कहा 8 दिन बाद आइए। 8 दिन बाद गए तो उसने, महात्मा ने उसके बेटे को कहा तू गुड़ छोड़ दे। वो बेटा चला गया, जी छोड़ दूंगा गुरुजी। बेटा चला गया, महात्मा से उन्होंने पूछा, अजी वो बात तो आप 8 दिन पहले भी कह देते हैं कि पहले मैं भी ज़्यादा खाऊं था, मन ने छोड़ दिया, तो भी तो उसे कहा। जी। मैं नाम किसी का नहीं लेता, पर जो भी सम्मानित नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो सड़क पे, हम उनके साथ जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो साथ रहेंगे, परंतु पहले वो सरकार में तो कहें। अरे काम तो सरकार को ही करना भाई। अब पंचायत हम क्यों कर रहे हैं? केवल ये बताने के लिए कि हमें आरक्षण की आवश्यकता है, इसीलिए तो पंचायत कर रहे हैं। और हम उसमें किसे सुनाओगे? सरकार को। और सरकार हम खुद हैं, फिर क्या दिक्कत है? अब सांसद जी देखिए, वक्फ कानून में जो संशोधन होना है उसको लेकर के बिल लाने की तैयारी कर रही है सरकार। हमने देखा कि बीते दिनों जंतर मंतर पर यहाँ पर मुस्लिम समाज के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी वहाँ पर भागीदारी अपनी निभाई, और सभी ये कह रहे हैं कि ये एक खास समाज के लिए टारगेट करने वाली बात है। आपके भी सांसद वहाँ पर गए थे, ज़ियाउर रहमान बर्क और धर्मेंद्र यादव वहाँ पर पहुँचे थे। तो क्या आपको लगता है, सरकार की मंशा क्या लगती है? और इस अगर ये कानून आ भी जाएगा, वो तो कह रहे हैं कि भाई इससे तो जो मुस्लिम समाज है भाई, उनके जो गरीब तबके के लोग हैं, ये उन्हीं के फायदे के लिए किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये किसी का फायदा नहीं कर रहे। सरकार नौजवान को रोजगार नहीं दे पाई, सरकार महंगाई पर काबू नहीं कर पाई, कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त है, विदेश नीति में सरकार पूर्ण रूपेण फेल है, उद्योग धंधे बंद हैं, प्रदूषण में लोग सांस नहीं ले पा रहे, सस्ती हवा और सस्ता वो शुद्ध हवा और शुद्ध पानी भी नहीं दे पाए। तो ये अब ध्यान बदलने के लिए, ध्यान परिवर्तन करने के लिए इस तरह के मामले उछालते हैं। वह बोर्ड का उछाल दिया ताकि इसकी रिएक्शन होगी, रिएक्शन में तुम कहोगे अरे भाई मेरी संपत्ति, मान लिया कोई मेरा बुजुर्ग दे गया, तो मेरे जो न बुजुर्ग ने देते हुए विल की थी उसके अनुसार चलेगी। ये वक्फ की संपत्ति क्या है पहले ये जानना पड़ेगा। कुछ संपत्ति ऐसी है जो आदमी, मान लिया किसी को औलाद नहीं थी या एक्सिस था उसके पास समा, उसने कहा मैंने वक्फ कर दिया। वक्फ कर दिया मतलब मैंने अपनी कौम के लिए दे दिया है। उसका एक संगठन था जो उसका मैनेजमेंट करता था। आप जो सुविधा देनी चाह रहे हैं मुस्लिम समाज को, वो अलग से दे तो क्या दिक्कत है? क्यों इनके किसी के घर में चौधर क्यों करो आप जाकर? और आप वक्फ को तो कह रहे हो, देखिए इन्होंने किया क्या है। सरकार की नीति बहुत साफ है। सरकार वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दे रही है। उद्योगपति को जो धनाढ्य लोग हैं उनमें 3 तबके इन्होंने बना दिए, एक छोटा धनाढ्य, एक मध्यम श्रेणी, एक उच्च धनाढ्य। उच्च धनाढ्य की लूट माफ है, मध्य वाले की लूट माफ है, छोटे का ना बुरा ना भला कर रहे हैं। उसके बाद जो मिडिल क्लास आती है सामान्य, उसमें मिडिल क्लास को लूट करके वीकर सेक्शन को दे रहे हैं, ताकि वीकर सेक्शन और मिडिल क्लास जिनकी तादाद ज़्यादा है, जिनकी वोट ज़्यादा है, उन अमीरों पर नोट ज़्यादा है तीनों श्रेणी पे, इन दोनों की तादाद ज़्यादा है, इन पर वोट ज़्यादा है। मिडिल क्लास से ज़्यादा वोट वीकर सेक्शन पे है
हम कहते हैं वीकर सेक्शन को आप रोजी दो, ये कहे हम रोटी देंगे। भाई रोटी तो आज खाएगा तो शाम को फिर भूख लगेगी, फिर हाथ फैलाएगा आपके सामने। रोजी दे देंगे तो एक रोजी जिससे मिलेगी वो अगली पुस्त का भी इंतजाम कर लेगा। तो लड़ाई केवल ये है, ये अदानी अंबानी के मजदूर पैदा कर रहे हैं, उनके लिए मजदूर सुरक्षित कर रहे हैं। ये अगर रोजी दे लोगों को तो अच्छा रहेगा। रोजी दे नहीं पा रहे, शुद्ध हवा पानी दे नहीं पा रहे, केवल और केवल ये जुमले कर देते हैं, सगुफे छोड़ देते हैं ताकि विवाद बने। ये गिनती सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू की संख्या ज़्यादा है, मुसलमान की संख्या कम है, और मतदान में मत गिने जाते हैं। तो वही इनका फार्मूला, उसी पर काम कर रहे हैं। ये कहीं कुछ नहीं होने जा रहा। आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूँगा। केवल डाइवर्जन ऑफ अटेंशन हो रही है, वो इनके तरीके हैं। अभी देखिए औरंगजेब को लेकर के बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है और ये कह रहे हैं कि देखिए जो पूरा का पूरा मामला है, जो अबू आज़मी वहाँ के विधायक जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने महान बताया, जिसके बाद में वहाँ पर अब ये स्थिति हो गई है कि कोई मांग कर रहा है कि भाई उनकी जो कब्र है वहाँ से हटा देनी चाहिए। कोई कह रहा है कि भाई ये एक जो आक्रांता है विदेशी वहाँ पर आए और उनको महान बताने की कोशिश की जा रही है। सब वोट बैंक का खेल है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा बड़ा साफ मांग है, सबकी अपनी अपनी मांग है। हमारी मांग है नौजवान को रोजगार दो, किसान को उसका भाव 1.5 गुना दो ताकि उसकी आमदनी 2 गुनी हो सके, और भयमुक्त समाज दो, अच्छी कनेक्टिविटी रहे ऐसा दो। ये टोल ख़त्म कर दो, ये जजिया कर हैं ये ख़त्म करो, देश को सुरक्षित करो। सबकी अपनी अपनी मांग है। एक केंद्र सरकार सूची जारी कर दे कौन सी बात ठीक है कौन सी गलत है, उसे कहने लगेंगे। और क्या, ये दंगे पंगे ना करवावे केंद्र सरकार। ये केवल हिंदू मुस्लिम का काम कर रहे हैं, सबके अपने अपने एजेंडे हैं। हमारा एजेंडा समाज का है, उनका एजेंडा एक समाज को तोड़ने का है, वोट का एजेंडा। अंतर इतना, हम कमेरों के वकील हैं, कमेरों की वकालत करते हैं। वो लोग लुटेरों के वकील हैं, लुटेरों की वकालत करते, राज करते रहे, इसलिए कमेरों को आपस में लड़ाते हैं। कोई धनाढ्य व्यक्ति नहीं लड़ता, लड़ते वही हैं जो कमेरे हैं। हमारे क्लाइंट ही तो लड़ते हैं। चलिए सांसद जी, आपने वक्त दिया, बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।